हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम एसएसटी और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 9 अर्थ आवर हैबिटेट। चलो देखते हैं उसमें क्या है। वेन एवर वी लाइव दैट प्लेस इज आवर विलेज एंड होम, ऑल दिस इज वन on top of what? Such a question arises in all of our minds. Answer is very simple, that my home and my village is on earth. Thus, earth is called our huge home, which is very huge, isn't it? So, let's know about our huge village. You also want to know this. What is nature? You know that Earth is a member of solar family. Again, what is the solar family? Let me give you information regarding solar system. अब क्या है कि हम सबको पता है कि हम जहाँ रहते हैं, ठीक है, वो हमारा गांव है, वो हमारा घर है, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ किसके ऊपर है? ये सारे क्वेश्चन है वो तो हमारे माइंड में आते ही होंगे, लेकिन इसका एक सिंपल सा आंसर है कि जो हमारा गांव है, जो हमारा घर है, वो एक अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आया हुआ है। यानी कि पृथ्वी हमारा सबसे बड़ा घर है, ठीक है। वो कितना बड़ा है, सही है ना? तो चलो आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारा विशाल घर है, ठीक है, कितना बड़ा है, तो वो किस तरह से वर्किंग करता है, और साथ साथ जो अर्थ है वो सोलर फैमिली है, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले। जो अर्थ है उसका हिस्सा है, इसीलिए चलो देखते हैं अब सोलर सिस्टम में। आवर सन इज द सेल्फ इल्यूमिनेट स्टार ऑफ मंदाकिनी गैलेक्सी मिल्की वे। इट इज सराउंडेड बाय मेनी स्मॉल एंड बिग स्टार। अर्थ इज वन सच बॉल। ऑल दीज आर recognized as planet due to the gravitational force of sun and gravitational force of the planet. All these planets rotate around the sun in a circular form. These planets do not have light of their own. They are illuminated by the light of the sun. These planets of solar system are a different size and forms. All these planets together make a solar family or solar system. Thus, planets, satellites, small planets, comets and meteors are included in our solar system. So, let's gather acquainted with this solar system. At first, let me know the sun as the key member of the solar family. अब क्या है, हम सबको पता है उसी तरह से कि जो सूर्य है वो मंदाकिनी नाम का एक जो ताराओं का समूह है ना, उसका एक खुद का इल्यूमिनेटेड स्टार है, ठीक है। इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है कि खुद प्रकाशित हुआ है, ठीक है। जिसके पास खुद का प्रकाश है उसको इल्यूमिनेटेड कहते हैं। तो वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, मतलब कि खुद ही प्रकाश देता है सबको। और उसके आसपास कई बड़े छोटे स्टार्स आए हुए हैं। जो अर्थ है वो भी एक बॉल की तरह है, ठीक है, राउंड शेप में। और अर्थ की तरह कितने सारे और भी प्लैनेट्स है। और सन के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसकी मदद से बाकी के जितने प्लैनेट्स है वो सन के आसपास राउंड शेप में घूमते हैं, ठीक है। बाकी के जो प्लैनेट्स है उसके पास खुद की लाइट नहीं है, इसीलिए वो क्या लाइट के लिए सन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले ऐसे ही सोलर फैमिली के बारे में। तो उसमें पहला है हमारा सन। We are familiar with the sun. Our daily work begin with the sunrise. Sun is the honor star. अब क्या होता है कि हम सब सन से परिचित होते हैं, ठीक है। हमारा जो डेली जो काम का शुरू होता है, कामकाज, वो सन जब राइज होता है तभी से शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सन है वो एक ऑनर्ड स्टार है, ठीक है, सम्मानित स्टार है। और पृथ्वी पे जितना भी जीवन है वो सन के ही ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सन है वो पृथ्वी से लगभग करीबन 13 मिलियन बड़ा है, ठीक है, 13 मिलियन टाइम बड़ा है अर्थ से। और अगर हम एक प्लेन में बैठ के सन के आसपास 1000 किलोमीटर की रफ्तार से घूमे तो हमें 107 यानी कि 107 ईयर
चले जाएंगे सन के आसपास सिर्फ एक चक्कर लगाने में, ठीक है। 1000 की स्पीड में 107 ईयर एक चक्कर लगाने में चले जाएंगे, ठीक है। और अर्थ पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना और उससे भी ज़्यादा, यानी कि 28 टाइम्स ज़्यादा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से 28 टाइम्स ज़्यादा सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। यानी कि अर्थ का 1 केजी होगा तब सन का ग्रेविटेशनल फोर्स में 28 केजी हो जाएगा, ठीक है। जो पृथ्वी है यानी कि जो अर्थ है, ठीक है, वो 15 किलोमीटर्स, यहाँ पे किलोमीटर्स लिखा है, वहां पे चेंज आएगा 15 करोड़ किलोमीटर्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, वहां पे आएगा 15 करोड़ किलोमीटर्स, यानी कि 15 मिलियन किलोमीटर्स, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। 15 बिलियन किलोमीटर्स वो अर्थ है वो सन से इतनी दूर है, और जो सनलाइट है वो पृथ्वी पे पहुंचने के लिए करीबन 8 मिनट का टाइम लेती है, ठीक है। तब जाके 8 मिनट और 15 सेकंड के बाद क्या होता है कि तब है वो सन की जो लाइट है वो हमारे अर्थ पे पहुंचती है, यानी कि सन से निकल जाती है, लेकिन पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते 8 मिनट लग जाती है। आगे देखते हैं, उसी में जो सन की जो सरफेस है वो हमेशा अनस्टेबल रहती है, क्योंकि वहां पे हर टाइम फायर और उसके फ्लेम से वो चलते रहते हैं, ठीक है। और उसकी जो कोर है, कोर का मतलब ही होता है क्या, जो मेन उसका आवरण है वही उसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन और हीलियम है वो हवा के साथ मिलते हैं तब क्या होता है कि लाइट और हीट है वो पैदा होती है, और उसी को हम एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। सन की जो सरफेस है वो बहुत ही गर्म होती है, लेकिन अगर सन की सरफेस है पे जो गर्मी है वह उसी की मदद से हमारी पृथ्वी पे आज जीव सृष्टि टिकी हुई है, ठीक है, यानी कि हम सब हैं। इसीलिए सन को क्या कहा जाता है गार्डियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हम जैसे ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए सन है वो गाइडेंस है। आगे देखते हैं, तो चलो सोलर फैमिली के बाकी के जो 8 प्लैनेट्स है उसके बारे में छोटी सी झलक ले लेते हैं। अब उसमें बात करें तो मर्क्यूरी है, विनस है, अर्थ है, मार्स है, ठीक है। तो ये 4 प्लेनेट है वो इनर प्लेनेट्स हैं, बाकी के जो बचे हैं यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून वो आउटर प्लेनेट्स हैं। हमें 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है यहाँ पे, इनर प्लेनेट्स और आउटर प्लेनेट्स, ठीक है। अब बात करें तो मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, विनस और सैटर्न, ठीक है। ये तो हम अपनी जो नेक आइज है ना उससे भी देख सकते हैं, यानी कि रात के टाइम पे हम इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया गया है, तो उसमें जो मैंने डिवाइडेशन किया था ना, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। तो इतने जो प्लैनेट्स हैं, इतने प्लैनेट्स वो इनर प्लैनेट्स हैं, और बाकी के जो है वो आउटर प्लैनेट्स हैं, तो हमें ये खास याद रखना है। अब बात करते हैं मर्क्यूरी की। दिस इज प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन, ठीक है। ये सन से सबसे ज्यादा नजीक वाला प्लैनेट है, येलो कलर का है, ठीक है। और मर्क्यूरी में कोई भी एटमॉस्फेयर भी नहीं और ना तो उसके पास कोई सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब होता है कि ना तो वहां पे कोई मून भी है, ठीक है। हाँ, वो एकदम अर्थ की तरह दिखता है, और कभी कभी हमें अर्थ से जब सनराइज हो जाता है और या तो सनसेट होने वाला है, ठीक है, तब वो हमें दिखता है। आगे देखते हैं दूसरा प्लेनेट विनस। विनस थे वो एक तो डेजलिंग प्लेनेट है, ठीक है। डेजलिंग का मतलब क्या होता है कि वहां पे वो एक बहुत ही चमकदार प्लेनेट है, ठीक है। और उसकी साइज और वेट है वो करीबन अर्थ से मिलते जुलते हैं। आगे देखें तो उसमें हम, और जो उसकी साइनिंग है वो हमारे एग्जैक्ट मून की तरह मिलती आती है, लेकिन उसको भी कोई सैटेलाइट नहीं है। और जो वेनस है उसके ऊपर जो गैसेस है वो भी पतला सा कवर आया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर भी बादल से, लेकिन उसके बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। अब बात करें अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं। अर्थ है वो विनस और मार्स के बीच में आई हुई है, ठीक है।
हमने यहाँ पे देखा था, तो अर्थ किसके बीच में आई हुई है, यहाँ पे विनस भी है और यहाँ पे मार्स है, तो उन दोनों के बीच में जो है वो हमारी अर्थ है। ठीक है, और सन के आसपास घूमेगी तब उसको 365 डेज लगेगी, और जब वो अपनी एक्सिस पे घूमेगी तो 24 आवर्स लगेगी। 24 आवर्स यानी कि दिन रात चेंज हो गए, और 365 डेज जब घूमेगी सन के आसपास तब सीजन्स चेंज होगी। और अर्थ के पास अपना सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। अब मून एक बार देख लेते हैं। मून है वो सिर्फ अकेला अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है, और वो एक रोटेशन कंप्लीट करने में 27.3 डेज लगा देता है। ठीक है, मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे कोई लाइफ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि हम जैसे वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स भी नहीं है, वहाँ पे पानी भी नहीं है और वहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर भी नहीं है। हाँ, वो खुद भी नॉन ल्यूमिनेटस है। ठीक है, यानी कि उसके पास खुद का भी प्रकाश नहीं है। और क्या होगा कि मीटियोर से वो जब मून की सरफेस पे गिरते थे, इसीलिए वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पे हमें मून पे वहाँ पे हमें डेड वोल्केनोस मिले हुए हैं। ठीक है, एक्सिटिंग्स वोल्केनोस वहाँ पे मिले हुए हैं, ऐसे वोल्केनोस जो कभी बाहर नहीं निकलते। ठीक है, लावा है वो बाहर नहीं निकलता। आगे देखते हैं जुपिटर नंबर 5 वाला। उससे पहले मार्स बाकी है, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं। नंबर 4 मार्स, वो रेड कलर का एकदम रेड कलर का दिखता है। ठीक है, वो भी इल्यूमिनेटेड है, मतलब कि वो भी एकदम चमकदार है। हाँ, वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही कम है, लेकिन पृथ्वी की जो सीजन है उससे ज़्यादा वहाँ पे ठंडी भी पड़ती है और वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, उसकी 2 मून्स हैं। ठीक है, और वैज्ञानिकों को वहाँ पे जीव सृष्टि यानी कि ऑर्गेनिजम्स डेवलप करने का प्लानिंग कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। जुपिटर है वो जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। वो येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का। वहाँ पे भी वातावरण बहुत ही कम है, और वहाँ का जो वातावरण है वो एकदम ठंडा होगा वहाँ पे, ऐसा हम मान रहे हैं। और जो जुपिटर है उसको 79 मून्स हैं, और जुपिटर के लिए सब जो भी जितने भी साइंटिस्ट है उसका जो नज़रिया है वो जुपिटर के लिए सब लोग अलग अलग है। लेकिन अगर हम बाइनोक्यूलर से जुपिटर को देखने की कोशिश करें तो हमें जुपिटर पे कुछ डॉट डॉट वाली ऐसी मनोहर प्लैनेट्स और उसके जो सैटेलाइट है वो देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं सैटर्न में। सैटर्न है वो गुरु यानी कि जुपिटर और यूरेनस इन दोनों के बीच में आया हुआ है। ठीक है, वो जुपिटर से नेक्स्ट वाला बड़ा प्लेनेट है। ठीक है, पहले नंबर पे बड़े प्लेनेट पे जुपिटर और दूसरे नंबर पे कोई पूछे तो आएगा सैटर्न। ठीक है, उसका जो कलर है सैटर्न का वो है ब्राइट रिंग ब्लू कलर है। ठीक है, और उसके आसपास भी रिंग्स भी आई हुई है। देखो हमें यहाँ पे दिखने को मिलता है सैटर्न की पिक्चर। और सैटर्न की जो रिंग्स है वो ऐसा लगता है मानो कि किसी ने टर्बन जो आती है। ठीक है, टर्बन का मतलब वही होता है कि सर के ऊपर की जो पागड़ी, ठीक है, जो हम सर के ऊपर पहनते हैं, वो ऐसा लगता है हमें कि किसी ने पागड़ी पहनी हो, तो उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं टर्बन प्लेनेट। ठीक है, और सैटर्न के पास भी 62 मून्स है, सैटेलाइट्स है, लेकिन वो सूर्य से काफी दूर है, इसीलिए वहां का टेम्परेचर भी बहुत ही लो है। ठीक है, यानी कि वहां पर भी ठंडी ज्यादा होगी। अब बात करें तो यूरेनस की। यूरेनस है वो अर्थ से इतना दूर है कि हम बाइनोक्यूलर की मदद से भी उसको देख नहीं सकते, और वहां पे जो सूर्य का प्रकाश है, जो सन की रेज है, वो भी इस तरह से गिरती है कि मान लो कि कोई मून की लाइट वहां पे गिर रही हो। ठीक है, और जो एस्ट्रोनॉमर है जिसका नाम है विलियम हर्सल, ठीक है, उसने 1781 में इसकी शोध की थी। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था। ये बहुत ही ठंडा प्लेनेट है। अब बात करें तो नेपच्यून की। नेपच्यून है वो ग्रीन कलर का प्लेनेट है। उसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें मीथेन गैस है वो सबसे ज़्यादा आया हुआ है, और वहाँ पर भी अर्थ की तरह जो सीजन चेंज है वो हो रहा है। अब
हमें यहाँ पे एक ट्रिक दी गई है कि हम सारे प्लैनेट्स का नाम है वो इजीली याद रख सके। जैसे कि लिखा है माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, जिसमें माई का मतलब मर्क्यूरी, वी का मतलब वेनस, एक्स का मतलब अर्थ, एम का मतलब मदर, जे का मतलब जुपिटर, एस का मतलब सैटर्न, यू का मतलब यूरेनस, एन का मतलब नेपच्यून। ठीक है, 8 हो चुके हैं। अब बात करते हैं मीटियोर की। तो देखते हैं मीटियोर्स में क्या है। कभी कभी आप देखो आसमान में देखते हो तो कभी हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार है वो गिर के नीचे आ चुका है। ठीक है, इस तरह से लगता है, लेकिन एक्चुअली में कोई स्टार है वो ऊपर से नीचे गिरता नहीं है। वो क्या होता है कि वो पत्थरों के छोटे छोटे और बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ टकरा के अर्थ पे आ जाते हैं। ठीक है, उसी को हम मीटियोर्स कहते हैं। और ये मीटियोर्स है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इसीलिए वो उससे खींच के, और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, अर्थ की जो सतह है वहां पे वो खींच के चले आते हैं। और जब वहां पे फ्रिक्शन शुरू होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से जो बड़े बड़े पत्थर से उसमें आग लग जाती है, और आग की वजह से ही हमें वहां पे जो ब्राइट कलर की लाइनें हैं वो दिखने को शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कहीं कभार नुकसान भी होता है, कहीं कभार बेनिफिट भी होता है। ठीक है, कहीं कभार क्या होता है कि बड़े बड़े जो शहर है उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, और कभी कभी फायदा भी होता है। तो यहाँ पे हमें देखा गया कि जैसे महाराष्ट्र में कोयना सरोवर है, ठीक है, कोयना लेक है, वो एक ऐसे ही मिट्टियों की गिरने की वजह से हुआ है। और सौराष्ट्र में यानी कि हमारे गुजरात में बात करें तो धड़ाजा है, उसके पास ही में उल्कागिरी है जिसका वेट करीबन 40 kg है। ठीक है, आगे बात करें अब तो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका एक बिगेस्ट मीनिंग ये भी होता है कि हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टार्स की बात कर रहे हैं या तो सिर्फ अकेले स्टार की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ऐसे जो ग्रुप ऑफ स्टार है उसका एक फिक्स जो शेप होता है वो भी होता है। ठीक है, किसी का शेप है वो बुश की तरह होता है, तो किसी का डिफरेंट एंगल से होता है। ठीक है, और टोटल ऐसे 27 कॉन्स्टेलेशंस है। जैसे कि बात करें यहाँ पे हम कुछ की, तो उसमें है अश्विनी है, रेवती है, विशाखा है, पुनर्वसु है, मृगशीर्ष है, रोहिणी है, पुष्य है, आर्या है, स्वाति है। ठीक है, ऐसे 27 कॉन्स्टेलेशंस है। ठीक है, लेकिन इन सब कॉन्स्टेलेशन को याद रखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बार बार इसको देखने से और इसको समझने से हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। जैसे कि बात करें तो कुछ अच्छे काम करने के लिए हमें कुछ नक्षत्रों को यानी कि कुछ कॉन्स्टेलेशन को याद है उसको याद रखना पड़ता है और उसका यूज भी करना पड़ता है। जैसे कि बात करें तो जो पुष्य नक्षत्र है, पुष्य कॉन्स्टेलेशन है, उसको हम गोल्ड और सिल्वर खरीदने के टाइम चेक करते कि वो नक्षत्र है, तभी हम वो खरीदेंगे ताकि वो बेनिफिट में रहे। अभी हमने सारी प्लैनेट्स की बात कर ली, सोलर सिस्टम की बात कर ली, लेकिन अभी हमारे अर्थ के बारे में तो अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करना, तो बाकी ही चलो देख लेते हैं। अर्थ में अर्थ है, हम जब अर्थ से देखते हैं कि जो सन राइज होता है और मून ग्रो होता है, ठीक है, यानी कि सन और मून दोनों जब राइज होते हैं तो कितना एटमॉस्फेयर है, कितना रोमांचित हो जाता है, मजा आ जाता है उसको देख के ही। ठीक है, जो अर्थ का शेप है वो एकदम राउंड शेप में है, वहां पे बनने जो दोनों ही पॉइंट से अर्थ के, ठीक है, वहां से अर्थ है वो थोड़ी सी खिंची हुई है, बाकी अर्थ का शेप है वो बहुत ही बड़ा है। और जब हम अर्थ से मून को देखते हैं तो वो भी हमें एक बड़ा सा गोल जायंट शेप में दिखता है। ठीक है, मून भी। जब हम किसी छोटे से शहर या गांव की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि एक्चुअली में ये गांव और शहर बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अर्थ का एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। क्या आपने कभी ब्रोकन पॉट देखा है? ठीक है, ब्रोकन पॉट का कोई एक छोटा सा हिस्सा लेके हम क्या पूरे के पूरे पॉट को
इमेजिन कर सकते हैं कि ये पोर्ट है वो किसका होगा, कैसे होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी की तरह से हमारे पास पहले अर्थ का कोई डिटेल नहीं था कि अर्थ का शेप किस तरह से, लेकिन जब हमने सैटेलाइट लॉन्च किए, ठीक है, हमारे प्राइवेट सैटेलाइट, तब हमें उस अर्थ की पिक्चर मिली और तब हमने सब कुछ सचमुच में इमेजिन किया। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमारा अर्थ किस तरह से दिख रहा है। अर्थ है वो कोई बॉल की तरह नहीं है, लेकिन वो एक ऑरेंज की तरह देखने को मिलता है, ठीक है। अर्थ के जो दोनों पोल है वो स्लाइटली फ्लैट है, ठीक है, और जो इक्वेटर है वो वहां से भी स्लाइटली इनफ्लैट है, ठीक है, मतलब कि दोनों पोल से वो चपटी है और जो इक्वेटर है, ठीक है, वहां से वो फुली हुई देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों पोल है यहाँ पे और यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो वो वहां से क्या है, चपटी है, जबकि इक्वेटर बीच में आता है तो वहां से वो फुली हुई है। ओके, और जो सैटेलाइट हमने भेजे थे, ठीक है, आसमान में, उसी की मदद से हमने उसका क्यूब और उसका वेट है वो निकालने की कोशिश की थी, ठीक है। और आज हमारे पास एक जो ग्लोब है वो भी है, ठीक है, जिसकी मदद से हम अर्थ है उसका जो मैप है, उसमें आए हुए कंट्री से उन सब की डिटेल्स आराम से ले सकते हैं। और जो अर्थ का शेप है उसको हम सेम टू सेम ग्लोब में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए हमें ग्लोब का पिक्चर दिया गया है। अब देखते हैं पोल स्टार, ठीक है, पोल स्टार का मतलब होता है ध्रुव का स्टार। अब उसमें देखते क्या है कि जब हम सप्तऋषि तारा है, ठीक है, सप्तऋषि ताराओं का एक ग्रुप है, उसकी शोध करते हैं ना, तो उसी तारा के ग्रुप में दो ऐसे स्टार होते हैं जो अलग ही अपनी लाइन को ड्रॉ करते, ठीक है, इमेजरी लाइन को ड्रॉ करते, और उसी लाइन को जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो वहां पे हमें एक अकेला चमकता हुआ तारा देखने को मिलता है, तो वही है हमारा पोल स्टार, ठीक है। पोल स्टार है वो हमेशा नॉर्थ साइड में ही होता है, और उसी को देख के जो शिपमैन है और जो रन में मुसाफरी करते हैं, ठीक है, डेजर्ट में ट्रैवल करते, उन लोगों को आराम से दिशा का पता चल जाता है, डायरेक्शन का पता पोल स्टार को देखते ही चल जाता है। लेकिन खास बात क्या है बताएं कि जब ये पोल स्टार है वो नॉर्थ पोल में ही, नॉर्थ साइड ही स्टेबलिश हो जाता है, ठीक है, तो वो साउथ साइड देखता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। उसमें पहले हम देखेंगे लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन हमने अर्थ के सरफेस पर बनाई है तो उसी को हम कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब टेढ़ी लाइन है, ओके। टोटल 181 लैटिट्यूड हमारी अर्थ पे आए हुए हैं, और एक यानी कि दो लैटिट्यूड के बीच का टाइम है वो 111 किलोमीटर से। मान लो कि ये एक लैटिट्यूड और दो, इन दोनों के बीच में कितना एरिया है, तो 111 किलोमीटर्स, ठीक है। आगे देखते हैं लैटिट्यूड लाइन में। तो लैटिट्यूड लाइन क्या है, जो उत्तर यानी कि नॉर्थ और साउथ उन दोनों के बीच में जो इक्वेटर आया हुआ है ना, उसका जो एक्चुअली में मेजरमेंट हम करते हैं तो उसी को हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइन, ओके। यानी कि मान लो कि कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे हमारा इक्वेटर है, तो उन दोनों के बीच में जितना भी एंगल बनेगा उसी को हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। देखो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल आया था लाइन में, ठीक है, लैटिट्यूड में आया था हॉरिजॉन्टल, अब लॉन्गिट्यूड में आएगा वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल लाइंस को अर्थ पे जब वर्टिकल लाइन बनाई जाती है तो उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। टोटल लॉन्गिट्यूड है 360, यानी कि दो पार्ट में वो डिवाइडेड है, 0 से लेके 180, वापस 0 से लेके 180, यानी कि टोटल हुई 360, ओके। अब देखते हैं लाइन सर्कल। अब लाइन सर्कल उसी की तरह का है वापस जो हमने देखा था लैटिट्यूड में, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन देखा था ना, उसी का तरह का ये भी है। अब हमें यहाँ पे कुछ जोन्स के बारे में भी दिया गया है, तो चलो एक बार जोन से उसको अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। तो क्या है
कि बीच में इक्वेटर आता है, ठीक है। बीच में हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर आता है 23.5 में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे साउथ साइड में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और अब आगे और जाए तो 66.5 वहां पे आएगा अंटार्कटिका सर्कल, और वहां पे आएगा आर्कटिक सर्कल, ठीक है, इस तरह का। तो हमने ये सारी की सारी चीजें देख ली हैं। अब बात करें तो आर्कटिक सर्कल है वहां पे नॉर्थ पोल कहते हैं, और अंटार्कटिका जो सर्कल है वहां पे आया हुआ है साउथ पोल, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है साउथ पोल। ओके, और एक बात करें तो जब सन के जो रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाते हैं ना, तो उसी को हम कहते हैं सोलिसी, ठीक है। क्या कहते हैं? सोलिसिटीज, ठीक है। और ये करीबन 6 मास का समय ले लेते हैं, ठीक है, जो अपर से डाउन तक आने के लिए, ठीक है। सन की जो रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आने के लिए 6 मास का समय ले लेती है। और जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, वहां पे जो सन की रेज है वो सीधे आए, ठीक है, स्ट्रेट मोड पे गिरे। और हमें यह याद रखना है कि 23.5 को हमें ये रीड करना है कि 23 डिग्री और 0.5 टाइम मिनट्स, ठीक है, 23 डिग्री 5 मिनट्स। अब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, देखो कि अर्थ है वो अपनी डिग्री पे 66.5 पे झुकी हुई है, और जो सन के रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेगी ज़्यादा, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरेगी तो कितना टाइम लेंगे? 6 मंथ का टाइम लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। उसकी मदद से क्या होता है कि हम जीपीएस की मदद से कोई भी प्लेस और उसकी आसपास का एरिया है वहाँ का हम लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। और वो किस तरह से डिसाइड करेंगे कि जो हमने पढ़ा है ना, ये हमारा लैटिट्यूड, ये हमारा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए ना, ठीक है, उसी एरिया को हम वहाँ का जीपीएस लोकेशन कह सकते हैं। अब बात करते हैं मेजर लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसमें आया हुआ है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है, जहाँ पे 0 डिग्री पास होती है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसी को हम कहते हैं ग्रीनविच लाइन, ठीक है। वो ग्रीनविच लाइन है वो इंग्लैंड शहर में पास होती है, ठीक है, और उसी को हम स्टैंडर्ड टाइम भी मानते हैं, ठीक है, अच्छा सा समय, ताकि हर जगह है वो अच्छा समय रहे। और वो 180 ईस्ट में भी है और 180 वेस्ट में भी है, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री पे है तो दोनों ही पार्ट को सेम में डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। 180 डिग्री को हम क्या कॉल करते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। और इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, वो हर जगह का टाइम है वो चेंज कर देता है, ठीक है। वो पैसिफिक ऐसी है, जो पैसिफिक ओशियन है ना, वो वहाँ से भी गुजरती है, और वो एक जिगजैग फॉर्म में है। हमें यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है वो जिगजैग शेप में है, यहाँ से लेके ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो देखियो यहाँ पे रसिया है और यहाँ पे है हमारा अलास्का, ठीक है। तो रशिया में क्या है? रशिया में आज मंडे, जबकि अलास्का में है संडे, ठीक है। यानी कि एक डे का डिफरेंस हो गया। यानी कि मान लो कि आप अलास्का से जब रशिया जाओगे ना, तो आप एक दिन आगे चले जाओगे,
ठीक है, संडे वाला वहाँ पे मंडे भी हो जाएगा, इसीलिए यही है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, ताकि वहाँ पे डेट चेंज हो सके। और ये जिग जैग शेप में इसीलिए है ताकि क्या होगा कि मान लो कि अगर ये सीधी लाइन में होती, ऐसी लाइन में, तो क्या होगा कि रशिया एक ही कंट्री है, लेकिन उस कंट्री के दो टाइम होते हैं, रशिया के एक पार्ट में संडे होता और एक पार्ट में मंडे होता, तो ऐसा ना हो इसीलिए जो लाइन है वो वाटर के वे के रास्ते टेढ़ी मेढ़ी कर दी गई। ओके, अब बात करते हैं अर्थ के जोन की। ठीक है, अर्थ के जो जोन है ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि इक्वेटर के जो पास है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकली जोन। ठीक है, ट्रॉपिकली जोन में क्या होता है कि वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, हीट बहुत ही होते हैं, एक्सट्रीम हीट, क्योंकि वहां पे ये होता है कि जो सन की रेज है ना वो डायरेक्ट गिरती है। अब बात करें तो टेम्परेट जोन, ठीक है, 2 टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके कहां तक आएगा, ठीक है, आपको बताइए, आपने मुझे बताया था, ठीक है, सही हो आप, वहां पे आएगा आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक ओशियन का जो जितना भी एरिया है उसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं नॉर्थ में। अब साउथ की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिका ओशियन, ठीक है, एंटार्क्टिका जोन तक, सर्कल तक, उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वहां से लेके हम आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वहां से लेके एंटार्क्टिका सर्कल, उन दोनों के बीच का जो भी एरिया है उसी को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ओके, और आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक जितना भी एरिया है उसको हम फ्रीज जोन कहते हैं, और उसी की तरह से सेम एंटार्क्टिका सर्कल से लेके साउथ पोल तक जितना भी एरिया है उसको हम कहते हैं फ्रीज जोन। जो टेम्परेट जोन है ना वहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेट जोन पे ज़्यादा ठंडी भी नहीं होगी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी। ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर है वो मॉडरेट होगा, जबकि जो पोलर जोन है जिसको हम फ्रीज जोन कहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ठंडी होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ के सन के जो रेज है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसीलिए। अब बात करते हैं अर्थ के रोटेशन की। ठीक है, अर्थ के जो मोशन है वो 2 है, एक तो रोटेशन है, दूसरा है रिवॉल्यूशन। और रोटेशन है उसमें क्या है कि अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, उसको घूमने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, और अर्थ है वो 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे घूमती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो डेज और नाइट है वो चेंज हो गए, और अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे वेस्ट से लेके ईस्ट तक घूमती है। ओके, अब देखते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में वो सन के आसपास घूमेगी, उसके लिए 365 डेज लगते हैं, और सन के आसपास घूमने के लिए जिसका वो जो रोड है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट है वो सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन हमने ड्रॉ की नहीं है। जो अर्थ है वो राउंड शेप में घूमने की बजाय वो ओवल शेप में सन के आसपास है वो घूमती हैं। ओके, वो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे 23.5 का एंगल बना दिए, जबकि जो ऑर्बिट है वहां पे 66.5 की जो लॉन्गनेस है, ठीक है, वो वहां पे ऐसा झुकती है। और जो सन के आसपास वो घूमती है तब क्या होता है कि तब वो सीजन में चेंज आता है, वहां पे डेज और नाइट है वो लॉन्ग और शॉर्ट होते रहते हैं। अब देखते हैं डेज और नाइट में क्या है। पहला तो ये तो डेली मोशन की वजह से आता है। ठीक है, अर्थ जो रोटेशन करती है उसकी वजह से होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जब अर्थ रोटेशन करती है तो एक पार्ट में डेज आता है और दूसरे पार्ट में पीछे अंधेरा हो जाता है, यानी कि जिसको हम रात कहते हैं वो। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के एक स्तर से लेकर दूसरे प्लेस तक जाने के लिए 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे दिन और नाइट भी चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे किस तरह से होता है कि जो सन के रेज है वो यहाँ पे गिरते हैं, यानी कि इस पार्ट में क्या होगा डेज होगा, और बाकी के पार्ट में अंधेरा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा नाइट हो जाएगा। ठीक है, और जो सन के रेज है वो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधे गिरते हैं,
ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधे गिरते हैं ना, तब 21 जून और 22 दिसंबर को क्या होता है कि वहाँ पे जो सन के रेज है वो दोनों में सीधे होते हैं, ठीक है। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन के रेज है वो सीधे होते हैं, और सीधे होने की वजह से वहाँ पे दिन लंबा होगा और नाइट है वो शॉर्ट होगी। और उसी की तरह से 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा कि दिन और रात है वो दोनों ही सेम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया गया है, मैंने जिस तरह से बताया था उसी तरह से, कि 21 जून और 22 दिसंबर को क्या होगा कि वहाँ पे दिन है वो लंबा होगा और नाइट है वो छोटी होगी। और जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा कि दिन है वो इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं सीजन्स किस वजह से होता है। जब अर्थ है वो रोटेशन करता है सन के आसपास, ठीक है, रिवोल्यूशन करता है सन के आसपास, तब वो सीजन्स चेंज होती है। और ऐसा क्यों होता है कि जिस तरह से मैंने बताया था ना, डेज और नाइट है वो इक्वल से लेके शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं, और उसी की वजह से होता है। और इस सीजन की चेंज होने की वजह से हमारी ह्यूमन लाइफ है वो भी इफेक्टिव हो जाती है। आगे देखते हैं उसमें उत्तरायण। जो बच्चों हमने अभी बात की थी कि 22 दिसंबर को जो सन की रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, वहां पे सीधे होते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी सीधे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि वहां पे जो इक्वेटर है ना, वहां पे वो सन रेज है वो बहुत ही कम गिरते हैं, इसीलिए 22 दिसंबर को ही हम उत्तरायण कहते हैं, ठीक है। 22 दिसंबर से ही हम उत्तरायण सेलिब्रेशन का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सन है वो मकर राशि में 14 जनवरी को आता है, इसीलिए हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। तो खास याद रखना, उत्तरायण भी डिफरेंट है, मकर संक्रांति भी डिफरेंट है। उत्तरायण सेलिब्रेट होता है 22 दिसंबर को, जबकि मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को सेलिब्रेट होती है। ओके, अब देखते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन क्या है कि जब 22 जून को सन के रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हिल के दक्षिण की साइड यानी कि इक्वेटर के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, तो उसको हम दक्षिणायन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स क्या है? जो डेज और नाइट की जो पोजीशन है वो शॉर्ट और लॉन्ग होती है, ठीक है, इक्वल होती है ना, उसी को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। खासतौर में ये याद रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जब इक्वेटर पे सन के रेज है वो सीधे होते हैं, यानी कि डेज और नाइट जो इक्वल होते हैं ना, उसी को हम कहते हैं इक्वेनॉक्स, ठीक है। क्या कहते हैं? इक्वेनॉक्स। ओके, आगे बात करें तो लीप ईयर में क्या होता है कि 1 ईयर यानी कि 365 डेज, लेकिन जो अर्थ है वो सन के आसपास, मान लो कि ये सन है, ये सन है और ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ है वो सन के आसपास घूमने में, ठीक है, कितना टाइम लगाता है? 365 डेज। हाँ, ये तो पक्का है कि 365 डेज लगाता है, लेकिन उसके साथ साथ 6 घंटे और भी लगा देता है। तो इन्हीं 6 घंटों का हर साल मैनेज ना करना पड़े, इसीलिए हम हर 4 साल बाद एक जो साल आता है, ठीक है, 3 साल बाद यानी कि चौथा साल जो आता है ना, उसी में हम एक लीप ईयर को डाल देते हैं, एक दिन ज़्यादा हो जाता है। लीप ईयर में फरवरी में कितना होता है? 29 डेज होता है, बाकी फरवरी में 28 डे आता है। जो 2020 है ना, वो हमारा लीप ईयर है, जबकि 2016 है वो भी लीप ईयर है, और बाकी इन दोनों के बीच के जितने भी ईयर है वो कॉमन ईयर है। जैसे कि 2017, 18, 19 ये 3 साल है वो लीप ईयर नहीं है, तो उसका मतलब उसमें 28 डेज हो गए और इन दोनों में 29 डेज हो गए। ओके, आगे देखते हैं एक्लिप्स में। एक्लिप्स में क्या होता है कि कोई भी प्लेनेट या तो कोई सैटेलाइट है वो सन की रेज को रोक लेता है ना, तो उसी को हम कहते हैं एक्लिप्स। अब बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की। सोलर एक्लिप्स में हम सीधा पिक्चर के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है कि मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा सन है। फिर क्या होता है कि सन की जो रेज है वो तो पहला डायरेक्ट ही गिरती है, ठीक है, अर्थ के ऊपर, लेकिन जब
अर्थ और सन इन दोनों के बीच में मून आ जाता है ना, तब सोलर एक्लिप्स है वो स्टार्ट होता है। वो किस तरह से होता है, देखो कि जो सन की रेज है ना वो मून पे ज्यादा गिरती है, ठीक है, और वहां पे हमें अर्थ पे हम जब देखते हैं तो क्या होता है कि ये होता है कि जो मून है वो हमें बहुत ही बड़ा नजर में आता है, और ऐसा लगता है कि मान लो कि मून ने पूरा का पूरा जो सन है ना वो ढक दिया है, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। हाँ, ये बात सही है कि मून का जो साइज है वो सन से कम है, इसीलिए सन का कुछ पार्ट है वो अभी भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब बीच में मून आ जाता है तो उसी को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। अब देखते हैं लूनर एक्लिप्स। देखो मैंने अब बात की थी पहले बीच में आया था, जब मून बीच में आया तो सोलर एक्लिप्स, और जब अर्थ बीच में आए ना तो उसकी को हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो मून पे गिरने वाला लाइट है ना वो अर्थ है वो रोक लेती है, तो उसी को हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स, ठीक है। हाँ, अर्थ सन से मुकाबले बड़ी है, इसीलिए जब मून से हम देखेंगे तो वहां पे हमें सन नजर में नहीं आएगा, ओके। जो सोलर एक्लिप्स है वो मोस्ट ऑफ जो अमास होती है ना वहां पे आता है, ठीक है, उसी टाइम पे आता है, लेकिन हर अमास में आए ऐसा जरूरी नहीं है। और जो लूनर एक्लिप्स है वो मोस्ट ऑफ पूनम के दिन आता है, लेकिन हर पूनम में लूनर एक्लिप्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, लूनर एक्लिप्स। अब देख लेते हैं एमसीक्यूज एक्सरसाइज में। क्लोजेस्ट प्लेनेट टू सन वहां पे आएगा मर्क्यूरी, आप सही हो। दूसरा देखते हैं जीरो लैटिट्यूड में कहाँ आएगा, वहां पे इक्वेटर आएगा। उसके बाद देख लेते हैं 23 नॉर्थ एंड 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, वहां पे आएगा हमारा टेम्परेट जोन, ठीक है। अपनी एक्सिस पे वो 23.5 एंगल बनाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसी को हम अर्थ कहते हैं। और जो सूर्य है वो का जो इक्वेटर है उसको इंटरसेक्ट कितनी टाइम करता है, तो उसको इंटरसेक्ट 2 बार करता है, ठीक है। अब बात करें तो किसके ऑब्स्ट्रक्शन से सोलर एक्लिप्स से वो होता है, तो आता है मून से, ठीक है। सोलर एक्लिप्स में मून बीच में आता है, लूनर एक्लिप्स में अर्थ बीच में आता है। आइडेंटिफाई करना है आई एम अ जायंट प्लेनेट, ठीक है। जायंट प्लेनेट कौन था, आपको याद आ गया, ठीक है, कौन था, जुपिटर था। अब बात करते हैं ऑन क्रॉसिंग मी डेट हैज टू बी चेंज, ठीक है, डेट लाइन आएगा वहां पे। आई एम 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में कौन है, ठीक है, तो साउथ पोल है। आई एम रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है, तो वहां पे मून आएगा। अब देखते हैं इफ आई वेयर नॉट देयर द ऑर्गेनिजम्स वुड हैव डाइड, ठीक है, तो वहां पे आएगा सन, ठीक है, सन नहीं होता तो हम सब लोग मर जाते। स्टेटमेंट बताना है सही है गलत है। जो मून है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है तो वहां पे रॉन्ग आएगा। नेपच्यून है वो ग्रीन कलर का है तो वहां पे सही आएगा। पृथ्वी है, ठीक है, वो अपनी एक काल्पनिक है लाइन, इमेजिनरी लाइन, उसी के आसपास घूमती है तो वो भी सही आएगा। जो काल्पनिक लाइन है वो ही लैटिट्यूड है, वहां पे सही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 जून को विंटर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता है तो वहां पे गलत आएगा, ठीक है। 21 जून को क्या होता है कि डेज लॉन्ग हो जाता है तो वहां पे समर सीजन आएगी। आगे देखें तो इक्वेटर पे खूब ज्यादा ठंडी गिरती है तो वो भी गलत है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में क्या होगा, उसको नॉर्थ पोल कहते हैं तो गलत है। और बाकी के जितने आंसर है वो आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, मैंने आपको हर टॉपिक में वो समझा दिया है। अब बात करें यहाँ पे लूनर एक्लिप्स की, तो लूनर एक्लिप्स उसका आपको पिक्चर भी ड्रॉ करना है और उसके बारे में लिखना है। सोलर सिस्टम के बारे में भी कुछ इसी तरह से करना है। ट्रॉपिक्स जोन है, ठीक है, उसको भी इस तरह से करना है। और यूनिक्स है उसको भी अच्छी तरह से समझाना है। और यहाँ पे आपका जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।